नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है वो तमाम अहम खबरें जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी उनकी गहराई तक पहुंचे, आपको बताएं कि किस खबर के क्या मायने हैं। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम साथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज हरियाणा के हवाले से हम खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज विशेष चर्चा कार्यक्रम होने वाला है। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री विशेष चर्चा करेंगे। आज ई संजीवनी के लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ई संजीवनी के लाभार्थियों से आज मुख्यमंत्री की खास बातचीत होने वाली है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री का ये विशेष चर्चा कार्यक्रम आज शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ई संजीवनी के बेनिफिशरी से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की आम जनता से जुड़ेंगे आज। इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र के अलावा उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे उत्तराखंड के हवाले से तमाम अहम खबरों पर। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र, आज हरियाणा के हवाले से अहम खबर यह है कि मुख्यमंत्री का विशेष चर्चा कार्यक्रम है। आज ई संजीवनी के लाभार्थियों से आज मुख्यमंत्री शाम 5 बजे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। जितेंद्र, कितना अहम होता है मुख्यमंत्री का इस तरह का ये प्रोग्राम? ई संजीवनी के बारे में भी तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल मुमताज, ये खबर जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री के विशेष चर्चा जो संवाद है लाभार्थियों से, उस विषय को लेकर के। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अमूमन हर शनिवार शाम 5 बजे इस प्रकार के जो लाभार्थी हैं, जो अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी समस्याओं को लेकर के या फिर उनका फीडबैक भी, जो सुविधाएं लोगों के लिए दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, उनका फीडबैक लेने का काम भी किया जाता है। लेकिन आज ये चर्चा जो है, ये कह सकते हैं सोमवार को ये चर्चा हो रही है। किसी कारणवश शनिवार को ये नहीं हो पाई थी, लेकिन इसका एक तय समय है हर शनिवार शाम 5 बजे का। आज मुख्यमंत्री की तरफ से सोमवार को ये चर्चा की जा रही है। ई संजीवनी के जो लाभार्थी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की ये चर्चा रहने वाली है। ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री की तरफ से जो फीडबैक है तमाम योजनाओं को लेकर के, कार्यों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं लेने का काम किया जाता है। तमाम लोगों तक वो सभी योजनाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही हैं, इसको भी विशेष तौर पे ध्यान में रखा जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब फरीदाबाद भी पहुंचे थे, तो इसी प्रकार की एक जो चर्चा थी, जो जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हर शनिवार को मुख्यमंत्री की ये चर्चा रहती है। और इस पिछली जो चर्चा हुई थी उसके बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे थे, तो एक ऐसे ही लाभार्थी को जिसने गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री के समक्ष जो है आर्थिक मदद को लेकर के, तो ऐसे लाभार्थी को 1 लाख रुपए देने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। इसी प्रकार से जो योजनाएं हैं, अलग अलग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के विषय को ध्यान में रखते हुए, उनके लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा की जाती है। और आज भी ये चर्चा इसी प्रकार के जो तमाम लाभार्थी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे और फिर आपके जरिए उस खबर की तह तक पहुंचेंगे। बता दें आपको कि एनसीआर में सर्दी की दस्तक के साथ ही हवा जहरीली हो गई है। खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता आ चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 306 तक आ गया है, यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अभी और भी खराब हो सकते हैं दिल्ली में हालात। वहीं फरीदाबाद में 322 है एयर क्वालिटी इंडेक्स और बहादुरगढ़ में 384 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में 354 और दिल्ली में 313 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। जितेंद्र, सर्दियों की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण की भी शुरुआत हो गई है और हर साल इस बात को लेकर विवाद सा ही होता है अलग अलग राज्यों के बीच भी, खासतौर से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच, कि प्रदूषण क्यों दिल्ली में आखिर बढ़ रहा है। उसके लिए पराली जलाए जाने को एक बड़ा मुद्दा बताया जाता है। हालांकि सर्दियों में फॉग भी हो जाता है,
लेकिन अभी से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो चुका है पूरे दिल्ली और एनसीआर में। जितिन, देखिए, बिल्कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी हुई ये खबर है और खासतौर से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये कह सकते हैं कि सांस लेना अब जो है धीरे धीरे और मुश्किल होता नजर आएगा, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब से बहुत खराब श्रेणी के अंदर पहुंच चुका है। 300 के पार पहुंच चुका है। चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम के अंदर भी यही स्थिति जो है वो बनती नजर आ रही है। स्मोक की चादर जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिन तक भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहनी है, जिस प्रकार की जानकारी मिल पा रही है। साथ ही साथ इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि हवा जिस प्रकार से धीमी हो रही है और पश्चिमी विक्षोभ भी इसका एक जो कारण है वो माना जाता है। दूसरी तरफ पराली को लेकर के हम ये देख रहे हैं कि चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हालांकि इनकी दोनों की तुलना की जाए तो अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब के अंदर जो है लगातार पराली जलाने के जो मामले हैं वो सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं सैटेलाइट के जरिए भी इन पर नजर रखी जा रही है, किसानों पर केस दर्ज करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। इसी के साथ साथ ग्रैप भी अपनी जो शर्तें हैं 300 से पार जो खराब से बहुत खराब श्रेणी का जो AQI है, ग्रैप की तरफ से भी जो ग्रेड 2 की जो शर्तें हैं उन्हें लागू करने की बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें और भी अधिक पाबंदियां जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि अभी हाल ही के अंदर CAQM की तरफ से ये कहा गया था कि जो बसें हैं BS6 की जो बसें हैं परिवहन में, वो इस्तेमाल दिल्ली NCR क्षेत्र के अंदर 1 नवंबर से नहीं होंगी। चाहे वो राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की बसें हो, इस प्रकार की कोई भी बसें जो है वो दिल्ली की ओर नहीं जा पाएंगी 1 नवंबर से, और यदि ऐसा होता है तो उन बसों को जब्त कर लिया जाएगा। यानी शर्तें जो है वो लगातार लगाई जा रही हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, खासतौर से किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उनकी आय जो है वो पिलर्स बना करके, जो पराली है उसके पिलर्स बना करके आय बढ़े, इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और उस पर कोई अंकुश फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये श्रेणी जो है वो 300 से पार अगर पहुंचती है तो खराब से बेहद खराब जो स्थिति है वो बनती नजर आती है। और दिल्ली NCR जितेंद्र, बहादुरगढ़ और NCR के कई जिलों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो चुका है, ये भी काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और माहिरीन का कहना है कि ये हालात आगे आने वाले वक्त में अभी और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? मुमताज, यही बात हमने अपने तमाम दर्शकों को अभी कुछ देर पहले भी बताई और आपने भी ठीक फरमाया है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अभी जो हवा है और धीमी होगी और हवा का जो पश्चिमी विक्षोभ का जो दबाव है वो दिल्ली NCR क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से और अधिक बनता हुआ नजर आएगा, उसके बाद स्मोक की चादर और प्रदूषण का जो स्तर है वो और अधिक बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगा। ग्रैप के नियम हालांकि इसको लेकर के लगातार जो है वो आगे जो शर्तें हैं ग्रैप की वो बढ़ाई जा रही हैं, जिसके चलते कई जो पाबंदियां हैं वो देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं देखने के लिए मिल रहा। आगे आने वाले समय की जहां तक आपने बात की, बिल्कुल जगह जगह पर जो रावण दहन के जो कार्यक्रम है वो दशहरा पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद दिवाली का त्योहार है, पटाखों को लेकर के ग्रीन पटाखों की बात या फिर पटाखों को बैन करने की बात भी कई इलाकों के अंदर कही गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पटाखों का प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलता है। इससे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर भी अभी प्रदूषण को लेकर के कोई राहत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के कुछ आयोजन भी रहने वाले हैं और दूसरी तरफ पराली का जो दबाव है वो पूरे तौर पर दिल्ली NCR क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जितेंद्र, आपने फिलहाल ये सूरत हाल परेशान करने वाली है। अभी तो यही कहा जा सकता है कि ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुंध है, फिजाओं में जहर है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए जितेंद्र। और आप रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। आज से काम पर लौटेंगे जिला परिषद कैडर के तमाम कर्मचारी। हड़ताल पर गए थे जिला परिषद कैडर के कर्मचारी। 21 दिन बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच का गतिरोध टूटा है। पंचायतों में काम ठप हो चुका था। आपदा राहत राशि वितरण में भी दिक्कतें आ रही थी। सरकार ने 167 जेई को बर्खास्त कर दिया था। अब ज्वाइनिंग के बाद उन पर फैसला होगा। पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे थे ये जेई।
प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, हड़ताल खत्म कर दिए आखिर लोगों ने और अब ज्वाइनिंग के बाद बाकी के फैसले किए जाएंगे। इस हड़ताल की वजह से कई महत्वपूर्ण काम रुके हुए थे, जरा तफसील से बताइए इस खबर के बारे में। बिल्कुल, देखिए मुमताज, लगभग 21 दिन से पंचायतों में जो विकास के काम है और इसके साथ साथ जो रूटीन के काम है वो पूरी तरह से ठप हो चुके थे, क्योंकि 4700 के करीब ये जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं, जिसमें जेई है, तकनीकी सहायक है, पंचायत सचिव हैं। ये तमाम जो कर्मचारी हैं और अलग अलग कैटेगरी के ये कर्मचारी हैं, ये सभी हड़ताल पर थे, कर्म छोड़ो हड़ताल कर रहे थे। और इनकी एकमात्र मांग, जो प्रमुख मांग थी, उसमें जो भी ये कर्मचारी है उनको जिला परिषद कैडर से निकालकर पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाना चाहिए, उसी कैडर में इनको गिना जाना चाहिए। ये इनकी प्रमुख मांग थी। लंबा आंदोलन हुआ और शनिवार को फिर अंततः जो पंचायती राज मंत्री हैं अनुर सिंह, उनके साथ बातचीत हुई। उसमें ये जो डेडलॉक था, इतने दिन से चल रहा जो गतिरोध था, वो टूटा है। और उसमें अब पंचायती राज मंत्री ने भी कहा कि हम इनकी मांगों को लेकर गंभीर हैं, लेकिन अभी आपदा राहत लोगों को बांटनी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद फील्ड में उतर चुके हैं। आज की भी बात करें तो आज मुख्यमंत्री मंडी जा रहे हैं, इससे पहले 21 तारीख को कुल्लू में थे। तो ऐसे में इनका कहना ये था, सरकार का ये मानना था कि अभी हड़ताल का ये सही समय नहीं था, हम गंभीर हैं इनकी मांगों को लेकर। और अंततः जब ये बातचीत हुई उसमें फिर सख्ती भी सरकार को करनी पड़ी और उसमें जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, लगभग 167 जो जूनियर इंजीनियर्स थे, उनको बर्खास्त करने के आदेश भी निकालने पड़े, क्योंकि उनकी वजह से मनरेगा का काम प्रभावित हुआ था। और इसके बाद फिर बातचीत का दौर आगे बढ़ा तो अंततः जो शनिवार है, शनिवार के दिन बातचीत हुई मंत्री के साथ और फिर ये निर्णय हुआ कि इस हड़ताल को अब खत्म किया जाएगा और सरकार जो है मांगों को लेकर से काम करेगी। और 30 अक्टूबर को इनकी जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी है, इनको पंचायत राज विभाग में मर्ज करने को लेकर बैठक होनी है अधिकारियों के साथ, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक जो बातें कही गई हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटी इसमें है। अगर जिला परिषद कैडर के जो 4100 कर्मचारी हैं, इनको पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाता है तो जो पहले से ही पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं उनकी सीनियरिटी में उसका असर पड़ेगा और इस वजह से सरकार असमंजस में है कि ये कैसे किया जाए। तो इसको लेकर एक बैठक होनी है, उसके बाद तय होगा। और उसके साथ साथ जो 167 जो ये जिला परिषद कैडर के जो जूनियर इंजीनियर थे, जिनको बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए थे, उनको लेकर आज फैसला होना है और उसमें संभवतः आज सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और जो पहले नोटिफिकेशन जारी हुई है उसको विथड्रॉ करेगी। लेकिन आज देखना ये होगा कि उसमें ज्वाइनिंग कितने लोग वापस करते हैं, उसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। लेकिन जो बाकी इसी जिला परिषद कैडर में जो बाकी कर्मचारी हैं वो आज से काम पर लौट जाएंगे, उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है। तो कह सकते हैं कि लंबे समय से जो एक काम प्रभावित हुआ था वो अब फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और देखना ये भी होगा कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कर्मचारियों को कि उनकी मांगों को लेकर गंभीर है सरकार। पूर्व में चुनावों के वक्त भी उनकी जो मांगे थी उनको लेकर तब का जो विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने जोरदार ढंग से उनकी बात रखी थी। लेकिन अब उनकी मांगों को किस तरह से अमली जमाव पहनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जोर है कि 21 दिन बाद ये गतिरोध टूटा है और अब सामान्य स्थिति बन गई है। जी मुमताज। शुक्रिया प्रदीप, आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे हम उत्तराखंड की अहम खबर का। उत्तराखंड में विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है, बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर हमला बोला गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उत्तराखंड में अपराधी बेलगाम है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष केंद्र सरकार के स्तुति गान में लगे। बीजेपी ने विपक्ष को जवाब भी दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीत चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार हार और नाकामियों से बौखला रही है। आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस की संस्कृति का परिचायक है। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में भी हारेगी। इस खबर पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, वार पलटवार का सिलसिला तेज है उत्तराखंड में। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांग्रेस ने इल्जाम लगाए हैं कि सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में भी हारेगी। मायूस हो चुकी है कांग्रेस। जरा तफसील से बताइए, सियासी जंग किस रफ्तार से चल रही है उत्तराखंड? मुमताज, देखिए 2024 के लोकसभा
जो चुनाव है उनकी दस्तक हो चुकी है और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे ही आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी राजनीतिक पार्टियों में बढ़ता जा रहा है। करण मारा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और लगातार राज्य सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन इस बार मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा है कानून व्यवस्था को लेकर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर हो चुकी है, बहुत बिगड़ चुकी है और सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और इसी को लेकर के बीते कल की अगर बात करें तो ज्योति रौतेला जो कांग्रेस महिलाओं की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक स्वाभिमान यात्रा भी निकाली थी। पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली गई थी। दावा किया गया कि बहुत सारी जनता उनके साथ जुड़ी है। ये यात्रा थी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के। हालांकि देखिए, इस हत्याकांड के जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और कुछ वीवीआईपी लोगों के नाम जो छिपाए जा रहे हैं उनको बताया जाए। इस तरह के आरोप कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाए हैं। लेकिन करण मारा ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा लचर हो चुकी है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, आए दिन अपराध हो रहे हैं। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड करण मारा ने बताया कहां कहां कितने अपराध हुए, तो इसको लेकर के राज्य सरकार को घेरा है। और साथ ही कहा है कि राज्य सरकार और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो सिर्फ केंद्र सरकार की तारीफों में लगे हैं, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। तो ये तमाम जो आरोप है कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाए हैं, भाजपा पार्टी पर लगाए हैं, लेकिन भाजपा की ओर से भी जवाब दिया गया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस बौखला रही है लगातार। एक तो वो विधानसभा के चुनाव हार रही है, उसकी बौखलाहट है। दूसरा, लोकसभा के चुनाव वो लगातार हार रही है। यहाँ तक के जो मीडिया प्रभारी हैं मनवीर चौहान, उन्होंने तो ये कहा है कि 2014 कांग्रेस हारी, 19 हारी और अब इस फहरिस्त में, इस हार के रिकॉर्ड में 2024 को भी कांग्रेस को पहले से ही शामिल कर लेना चाहिए। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपने ठीक कहा राव शफात, और ये तो सिलसिला सियासत का चलता ही रहता है और विपक्ष अगर इस तरह से सवाल ना उठाए तो फिर विपक्ष के रोल पर भी सवाल उठाना जनता शुरू कर देती है। इस बीच राव शफात, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उत्तराखंड में, उनमें कौन कौन से मुद्दों को आप शुमार करते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? आइंदा आने वाले दिनों में विपक्ष और किन मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, जो आने वाले वक्त में कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बना सकती है। इसके साथ ही बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि राज्य सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट भी होनी है और उससे राज्य सरकार को उम्मीद है कि नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। कानून व्यवस्था और रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है पलायन का, तो ये भी मुद्दा रहने वाला है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष के हाथ में, और विपक्ष समय समय पर इनका इस्तेमाल करती रही है। और साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, वो हमेशा से किसानों की बात करते रहे हैं। हरिद्वार क्षेत्र में अभी देखा गया कि जो किसान है उनके साथ इकट्ठा थे, गन्ने के रेट को लेकर, मूल्य को लेकर और मुआवजे को लेकर। ये तमाम चीजें जो है इस वक्त विपक्ष के हाथ में, और आने वाले वक्त में इन तमाम मुद्दों को बड़ा बना करके जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव करीब आते रहेंगे, वैसे वैसे ही विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो भी धारदार होते नजर आएंगे। जी, राव शफात, आप बने रहिए हमारे साथ कुछ वक्त और के लिए। एक और अहम खबर है उत्तराखंड से हमारे पास, उस पर फिर आपका रुख करेंगे। आपको बता दें कि ऑड इवन व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। देहरादून पुलिस इस तैयारी में लगी है। ऑड इवन व्यवस्था लागू करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं पुलिस की तरफ से, स्थानीय लोगों से मशवरे मांगे गए। तो देहरादून में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए ऑड इवन नंबर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल व्यस्तम क्षेत्रों में वीकेंड पर इसके लिए स्थानीय लोगों से सुझाव मांगे गए। हमारे ब्यूरो हेड राव शफात हमारे साथ बने हुए मुसलसल, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, क्या जाम की समस्या से, साथ साथ प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भी देहरादून पुलिस इस तैयारी में लगी है कि यहां पर ऑड इवन व्यवस्था लागू की जाए? हालांकि इसके लिए एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आम लोगों से संवाद करते हुए मशवरे भी मांगे। क्या लगता है आपको? मुमताज, देखिए, जो जाम है वो बहुत बड़ी चुनौती है, और खासकर राजधानी देहरादून के लिए। हालांकि देखिए, पर्यटन नगरी माना जाता है पूरा उत्तराखंड, और बहुत सारे पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो कुछ क्षेत्रों में रहती है। जैसे देहरादून की बात करें, नैनीताल की बात करें, और मसूरी बहुत पर्यटक पहुंचते हैं। तो इसकी वजह से राजधानी से, क्योंकि रास्ता होकर के गुजरता है, देहरादून से होकर के गुजरता है, तो जो सैटरडे और संडे है यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। लोग बहुत परेशान रहते हैं। छोटे छोटे जो चौराहे हैं वहां पर लाल बत्ती तो है, लेकिन बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। तो इसी से निपटने के लिए अब एसएसपी ने, जो कप्तान है अजय सिंह, उन्होंने सुझाव मांगे हैं, और सुझाव फेसबुक पर मांगे हैं। फेसबुक पर लोगों ने अपने सुझाव दिए कि क्या ऑड इवन लागू किया जा सकता है, जो वीकेंड है यानी
सैटरडे और संडे को यानी शनिवार और रविवार को क्या ऑड इवन लागू किया जा सकता है। तो इस पर अलग अलग सुझाव पेज पर दिए गए एसएसपी के। तो कुछ लोग इस पर राजी हैं कि नहीं और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हो सकता है। तो ये तमाम सुझाव दिए गए। हालांकि देखिए 40 मिनट तक ये सुझाव दिए गए, करीब 250 से 300 लोगों ने अपने सुझाव इसमें दिए हैं, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं निकला है मुमताज। अभी ऑफलाइन के लिए भी सुझाव रखे गए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती रहता है पुलिस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए, कैसे इस जाम से निपटा जाए। सबसे बड़ी बात है देखिए भार बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन सड़क की जो लंबाई चौड़ाई है वो तो वही रहनी है। आसपास जो मार्केट का इलाका है वहीं से रोड गुजरना है। जी। फ्लाईओवर जरूर बनाए गए थे, लेकिन फ्लाईओवर बहुत ज्यादा कामयाब उत्तराखंड में, देहरादून में होते नजर नहीं आए क्योंकि जगह बहुत कम है। तो अब राज्य सरकार को मिलकर के या निगम को मिलकर के कोई मजबूत फुल प्रूफ खाका तैयार करना होगा, जी। वरना लगता नहीं कि बहुत जल्दी इस जाम से निजात मिलने वाली है। लेकिन ये एक प्रयास है पुलिस का कि किसी तरह से इस जाम से निजात मिले, और यही वजह है कि एसएसपी अजय कुमार ने फेसबुक पेज के जरिए ऑनलाइन ये सुझाव मांगे हैं। अब सुझाव के उपरांत किस तरह का निर्णय पुलिस प्रशासन लेता है और किस तरह का निर्णय नहीं लेता है, थोड़ा सा इसमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऑड इवन अगर लगता है तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। जी, बेहद शुक्रिया राव शफात, आपका इनाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत। अपने तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। सही फैसला तो कुछ सालों पहले